नमस्कार सभी को। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एबीजी। आज से और अगले नॉरसेट तक, मतलब नॉरसेट 10 तक डेली हम लोग एक टॉपिक उसमें रिवाइज करेंगे और मुझे आशा है कि इन टॉपिक में से 100% आपके एग्ज़ाम में ये टॉपिक आएंगे। तो आज से शुरुआत करते हैं हम एबीजी से। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एबीजी होता क्या है। एबीजी मेनली होता है कि जो हमारे ब्लड में कितने बाइकार्बोनेट हैं, कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, कितने CO2 के मॉलिक्यूल हैं, इनके बारे में। ओके, तो मेनली इसका जो काम होता है वो डिटेक्ट करने में होता है कि बंदे का ऑक्सीजनेशन कैसा चल रहा है, उसका वेंटिलेशन कैसा चल रहा है, कि उसके अंदर CO2 ज़्यादा तो एक्सेस मात्रा में नहीं हो गई है, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो गई है, बाइकार्बोनेट सोडियम इनका लेवल ज़्यादा है कि कम है। तो ये मेनली देखने के लिए होता है और ये ज़्यादातर ICU सेटिंग के अंदर ही हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इसके अंदर देखना होगा कि pH, PaCO2 और HCO3 ये तीन चीज़ें ही मेन है जिनसे हमको पता चलता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। इनकी नॉर्मल वैल्यू देखने के लिए हमको सबसे पहले pH को देखना होगा। pH 7.35 से 7.45 है। pH अगर 7.35 से नीचे होती है तो वो एसिडोसिस है। pH अगर 7.45 से ऊपर है तो वो एल्कलोसिस है। PaCO2 की नॉर्मल वैल्यू 35 to 45 है। HCO3 की नॉर्मल वैल्यू 22 to 26 है। इसके अंदर एक जो चीज़ ध्यान देने योग्य है वो ये कि PaCO2 जो होगा वो हमारा रेस्पिरेटरी कंपोनेंट होगा और HCO3 जो होगा वो हमारा मेटाबॉलिक कंपोनेंट होगा। अब जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तब आपको और अच्छे से पता चलेगा कि क्या रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है और क्या मेटाबॉलिक कंपोनेंट है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसको डिटेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि pH कितना है। अगर pH 7.35 से कम है तो वो एसिडिक है, जैसा कि मैंने पहले बताया। अगर pH 7.45 से बड़ा है तो वो एल्कलाइन है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट है PaCO2 का, जो मैंने आपको बता दिया। HCO3 का भी मैंने आपको बता दिया। अब इनको देखने के लिए हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो ऐसे है। जैसे अगर किसी को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो उसका PaCO2 बढ़ा हुआ मिलेगा, और एसिडोसिस है तो pH कम है उसका। अगर एल्कलोसिस है रेस्पिरेटरी तो रेस्पिरेटरी का कंपोनेंट PaCO2 है, और एल्कलोसिस है तो मतलब pH हमारा बढ़ा हुआ मिलेगा, मतलब 7.45 से ज़्यादा होगा। मेटाबॉलिक का कंपोनेंट HCO3 है, तो अगर एसिडोसिस होगा मेटाबॉलिक के साथ तो वो HCO3 और pH के साथ होगा, ऐसे करके होगा। अब इसको एक निमोनिक है इसका, वो निमोनिक है रोम, रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि रेस्पिरेटरी जब भी डिसऑर्डर होगा तो उसमें pH और PaCO2 जो कि रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है वो दोनों अपोजिट साइड में रहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में PaCO2 ऊपर है और pH नीचे है। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में PaCO2 नीचे की तरफ है और pH ऊपर की तरफ है। तो ये वाला रेस्पिरेटरी में अपोजिट रहेगा, जबकि मेटाबॉलिक में ये दोनों ही एक साथ कम या ज़्यादा होंगे। जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस में HCO3 भी कम है और pH भी कम है। अब इसको इस टेबल के द्वारा हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या हो रहा है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या हो रहा है। तो ये हुआ हमारा एक तरीके से नॉर्मल एबीजी को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इसका कंपनसेशन कैसे डिसाइड करते हैं, कि अनकम्पनसेटेड है कि कंपनसेटेड है। तो उसके बारे में एक और वीडियो नेक्स्ट डे आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।